हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसकी शुरुआत होती है 1848 में। 1848 में फ्रेडरिक सोरियू ने एक पिक्चर बनाई थी जिसे सीरीज ऑफ 4 प्रिंट के नाम से जाना जाता है। इस पिक्चर में सोरियू डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक नेशन की कल्पना करते हुए उस पिक्चर को बना रहे हैं जिसको पैक्ट बिटवीन नेशंस का नाम दिया गया। सोरियू ने इस पिक्चर में बनाया कि यहाँ एक लिबर्टी ऑफ स्टेचू है। लिबर्टी ऑफ स्टेचू जिसके हाथ में एक मसाल है, एक टॉर्च है जो एनलाइटनमेंट का, ज्ञान का प्रतीक है। इसके एक हाथ में अधिकारों का चार्ट पत्र है और यहां से कुछ नेशंस जो है वो इसके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोरियू ये दिखाना चाहता है कि दुनिया के बहुत सारे देश, यूरोप के बहुत सारे देश जो है वो धीरे धीरे डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक नेशन की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे जो जमीन पे दिखाया गया है, यहाँ पे जो एब्सोल्यूट पावर है, जो मोनार्क पावर है, उनके साइन है कि मोनार्क पावर जो है वो यूरोप से धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इसके अलावा यहाँ कुछ देवदूतों को दिखाया गया है जो ये शो करता है कि ये देवदूत इन सभी देश के लोगों को जो डेमोक्रेटिक होने को जा रहे हैं, जो रिपब्लिक होने को जा रहे हैं, उनको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इस पिक्चर के माध्यम से अल्टीमेटली सोरियू हमें बताना चाहता है कि यूरोप के देश जो है वो डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक होने जा रहे हैं, वो डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक बनने जा रहे हैं। तो ये तो थी सोरियू के द्वारा बनाई हुई पिक्चर जिसको पैक्ट बिटवीन नेशंस नाम दिया गया या फिर उसको सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स कहा जाता है। सोरियू का ये विजन जो उन्होंने यूरोप में देखा था, क्योंकि यूरोप में उस टाइम पे एम्पायर हुआ करते थे, साम्राज्य हुआ करते थे। यूरोप छोटे छोटे साम्राज्यों में बटा हुआ था, तो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक जैसी तो कोई चीजें नहीं थी। इस प्रकार से सोरियू ने जो ये चीजें देखी, इनको यूटोपिया कहा गया और इस विजन को यूटोपियन विजन कहा जाता है। यूटोपियन विजन का मतलब है कि ऐसा विजन, एक ऐसा सोसाइटी जो रियल में तो एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन ड्रीम में करता है। तो सोरियू का ये ड्रीम प्रिंट कहा जा सकता है कि उन्होंने एक ड्रीम प्रिंट बनाया था जो रियल में यूरोप में डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक कंट्री नहीं थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ द नेशन। फ्रांस की क्रांति और नेशन का विचार। नेशन यानी देश, स्टेट नेशन का विचार यहां से आता है क्योंकि इससे पहले यूरोप में केवल और केवल साम्राज्य हुआ करते थे। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई। 1789 में यह क्रांति हुई और इससे फ्रांस रिपब्लिक हो गया। फ्रांस में सबसे पहले डेमोक्रेसी स्थापित हो गई। फ्रांस में सबसे पहले गणराज्य स्थापित हो गया और फ्रांस ही यूरोप में नेशनलिज्म का सेंटर माना जाता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन को ही यूरोप में नेशनलिज्म की शुरुआत माना जाता है। फ्रांस में क्रांति होने से पहले फ्रांस किस तरह का था? तो फ्रांस में क्रांति होने से पहले लोगों के पास कोई राइट नहीं थे। फ्रांस में लुइस 16 रूल कर रहा था, राजा था वहां का, और सारी पावर्स राजा के पास ही हुआ करती थी, जनता के पास कोई पावर नहीं थी। फ्रेंच सोसाइटी 3 स्टेट में डिवाइड था, जैसा हमने पढ़ा है। फ्रेंच सोसाइटी जो है वो 3 स्टेट में डिवाइड था और थर्ड स्टेट के लोगों के पास कोई राइट नहीं थे। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी आते थे जो चर्च से संबंधित लोग थे, उनको बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस थे। दूसरे स्टेट में नोबल्स लोग आते थे जो जागीरदार या जमींदार कह सकता हूं मैं उनको, अरिस्टोक्रेट अमीर लोग थे, उनको भी बर्थ बेस्ड प्रिविलेज थे। लेकिन जो थर्ड स्टेट के लोग थे उसमें पीजेंट्स आते थे और इन पीजेंट्स के पास कोई भी राइट्स अधिकार नहीं हुआ करते थे। तो इन थर्ड स्टेट के लोगों ने ही क्रांति की और फ्रांस रिपब्लिक हो गया। फ्रांस रिपब्लिक होने के बाद में सबसे पहले फ्रांस में जो पावर किंग के पास हुआ करती थी, ये पावर किंग से ट्रांसफर होकर जनता के पास आ गई। अब फ्रांस का भविष्य, फ्रांस की राजनीति जनता तय करेगी। फ्रांस में एक विचार दिया गया, ला पाट्रे एंड ले सिटोयन। पहले लोगों को उपाधियां दी जाती थी, उन उपाधियों का अंत कर दिया गया। अब सभी को नागरिक यानी सिटीजन मान लिया गया कि सभी लोग सिटीजन है, किसी के पास कोई विशेष उपाधि नहीं रहेगी। फ्रांस का नया फ्लैग, ट्राई कलर फ्लैग जो है वो डिजाइन किया गया।
फ्रेंच लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज यानी नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। इसके बाद नेशनल एंथम, फ्रांस का एक नया नेशनल एंथम बनाया गया। जो पहले स्टेट जनरल हुआ करता था, जो राजा के अंडर में काम करता था, किंग के अंडर में काम करता था, स्टेट जनरल को कन्वर्ट कर दिया गया। अब स्टेट जनरल जो है वो नेशनल असेंबली बन गया। और नेशनल असेंबली ये लोगों के द्वारा बनाई गई है, ये एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बनी। इंटरनल ड्यूटीज, जो आंतरिक टैक्स थे, जो कस्टम ड्यूटीज थी, वो सब एबोलिश कर दी गई, फ्रांस में खत्म कर दी गई फ्रांस रिपब्लिक होने के बाद। उसके बाद 1799 में फ्रांस में देखा कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो कमजोर हो गई, और इसका फायदा उठाया नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेपोलियन बोनापार्ट ने जब फ्रांस की डेमोक्रेटिक सरकार कमजोर हो गई, डेमोक्रेटिक पावर कम हो गई, वहां जो रूल कर रहे थे वो लोग ठीक से फ्रांस की शासन व्यवस्था को नहीं चला पाए, तो नेपोलियन ने यह फायदा उठाया और अपनी आर्मी के दम पर फ्रांस पे कब्जा कर लिया और डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया। इस प्रकार से फ्रांस में डेमोक्रेसी खत्म हो गई और नेपोलियन ने कब्जा कर लिया और नेपोलियन का रूल वहां पे स्टार्ट हो गया। नेपोलियन ने बहुत अच्छे काम किए, लोगों को नेपोलियन बहुत अच्छा आदमी लगा, क्योंकि उसने इस तरह के काम किए कि जो यूरोप में पहले कभी नहीं हुआ था। और उसने 1804 में नेपोलियन जो है वो फ्रांस का किंग बन गया, फ्रांस का डिक्टेटर बन गया। और फ्रांस का किंग बनने के बाद नेपोलियनिक कोड यानी एक नया संहिता, एक नया नियम जो है उसने लागू किया। उस नियम में क्या क्या था? इक्वलिटी बिफोर द लॉ। इक्वलिटी बिफोर द लॉ मतलब कानून के समक्ष सभी लोग बराबर होंगे। अब यहाँ पर क्लर्जी, नोबिलिटी और पीजेंट्स में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा जो है रिस्टोर राइट टू प्रॉपर्टी। मोनार्की में राइट टू प्रॉपर्टी नहीं था लोगों के पास, लेकिन बाद में जो सरकार आई उसने भी राइट टू प्रॉपर्टी को नहीं रखा। अब यहाँ पे नेपोलियन ने राइट टू प्रॉपर्टी को रिस्टोर कर दिया, स्थापित कर दिया कि लोग अपने पास प्रॉपर्टी रख सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या हुआ करती थी उस दौरान किसी भी साम्राज्य में, कि जो फ्यूडल थे, फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे, जो जमींदार थे या जो अरिस्टोक्रेट अमीर लोग थे, उन्हीं के पास जमीनें हुआ करती थी, उन्हीं के पास राइट थे, उन्हीं के पास सारी प्रॉपर्टी हुआ करती थी। तो इस फ्यूडल सिस्टम को नेपोलियन ने खत्म कर दिया। तो फ्यूडल सिस्टम भी खत्म कर दिया नेपोलियन ने। उसके बाद नेपोलियन ने फ्रांस की डेवलपमेंट के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी डेवलप किया, रेलवे का एक्सपेंशन किया और फ्रांस में जो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था थी उसको इंप्रूव किया। इसके अलावा वेट एंड मेजरमेंट का जो सिस्टम था, वेट एंड मेजरमेंट का जो सिस्टम था, इसको भी उसने इंप्रूव किया। इसमें बहुत सारे सुधार किए, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने में बड़ी दिक्कत होती थी कि एक जगह पर अगर मान लो कोई वेट 1 किलो है तो दूसरी जगह जाकर वो 900 ग्राम हो जाएगा, तीसरी जगह जाकर वो 1100 ग्राम हो जाएगा। तो ये बड़ी समस्या हो रही थी कि वेट और मेजरमेंट अलग अलग था। यहाँ किसी कपड़े को नापे तो 1 मीटर है, आगे जाके नापे तो वो 1 मीटर से कम है, उससे आगे जाके नापे तो 1 मीटर से ज्यादा हो जा रहा है। तो अलग अलग नाप थी, अलग अलग वेट था, उन सबको मेजरमेंट किया और उन सब का रिफॉर्म किया नेपोलियन ने, और ये बहुत अच्छा काम किया उसने। इसके अलावा जो गिल्ड्स पर रेस्ट्रिक्शंस थे, गिल्ड्स यानी जो क्राफ्ट्समैन, ट्रेडर्स, जो मर्चेंट्स लोग थे, उनके जो इंस्टीट्यूशंस थे, उनकी जो संस्थाएं थी, उन पर बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए थे। उनके ट्रेड पर बहुत सारे प्रतिबंध थे, उनके प्राइसेस को लेकर भी बहुत सारे प्रतिबंध थे, तो उन सबको हटा दिया। तो नेपोलियन ने ये बहुत अच्छे काम किए, इसलिए नेपोलियन को फ्रांस ही नहीं, फ्रांस के बाहर भी जहां जहां नेपोलियन गया वहां जनता ने उसका स्वागत किया और बहुत अच्छे से नेपोलियन ने अपने साम्राज्य को फ्रांस के बाहर भी स्थापित कर लिया और एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। लेकिन इसमें कुछ समस्याएं थी। समस्याएं क्या थी कि जहां जहां नेपोलियन गया वहां उसने अपनी आर्मीज को स्थापित कर दिया और पॉलिटिकल फ्रीडम एंड हो गई, यानी लोगों के पास अब राजनीतिक जो स्वतंत्रता हुआ करती थी वो नहीं रही। तो लोगों की राजनीतिक स्वतंत्रता खत्म हो गई थी। इसके अलावा जहां जहां नेपोलियन गया उसने वहां लोगों के ऊपर
हैवी टैक्स इम्पोज कर दिए, यानी जो टैक्स थे वो इंक्रीज कर दिए, क्योंकि अपने पूरे जो एक्सपेंस था, जो खर्चा था नेपोलियन का आर्मी का, उसे निकालने के लिए उसने लोगों पे टैक्स बढ़ा दिए। तो ये लोगों में एक गुस्से का कारण बना, लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी और लोग इस बात से नाराज थे। फोर्स्ड फॉर आर्मी रिक्रूटमेंट, एक ये बात और जो लोगों को नेपोलियन की पसंद नहीं आई वो ये था कि उसने जबरदस्ती आर्मी में लोगों को भर्ती किया। तो इस प्रकार से नेपोलियन के प्रति भी लोगों में गुस्सा था। तो अब लोग इस चीज को पसंद नहीं करने लगे, अब लोग नेपोलियन को डिसलाइक करने लगे और इसी की वजह से नेपोलियन को ब्रिटेन ने और पर्सिया ने, रसिया ने और ऑस्ट्रिया ने, इन चारों ने मिलकर नेपोलियन को 1815 में वाटरलू के युद्ध में, कौन सा युद्ध? वाटरलू के युद्ध में, इस वाटरलू के बैटल में 1815 में नेपोलियन को हरा दिया था। इस प्रकार से नेपोलियन का शासन फ्रांस में खत्म हो गया। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें और आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं कि किस तरह से यूरोप में नेशनलिज्म डेवलप हुआ, यानी राष्ट्रवाद की भावना, देशभक्ति की भावना किस तरह से डेवलप हुई। यूरोप में हम बात कर रहे थे कि अलग अलग छोटे छोटे साम्राज्य थे यूरोप में, तो ना तो कॉमन लैंग्वेज थी उनकी, ना कॉमन कल्चर था, ना कॉमन आइडेंटिटी थी, एक जैसी पहचान नहीं थी। अलग अलग तरह के एथनिक ग्रुप्स के लोग वहाँ रहते थे, तो अलग अलग तरह की बोली, भाषा, सारी चीजें, उनका कल्चर अलग अलग तरह का था। इसलिए उनमें एक यूनिटी लाना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी थे जिन्होंने यह प्रयास किया और एट लास्ट यूरोप में नेशनलिज्म आया। यूरोप में उस टाइम पर दो तरह के ग्रुप बने, एक तो अरिस्टोक्रेट ग्रुप और एक नया ग्रुप डेवलप हुआ जो न्यू मिडिल क्लास के नाम से जाना जाता है। अरिस्टोक्रेट ग्रुप जो है वो पॉलिटिकली और सोशली डोमिनेंट ग्रुप था, यानी ये अमीरों का ग्रुप था, सामाजिक और राजनीतिक रूप से पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा था। उसी दौरान एक नए ग्रुप का इमरजेंस होता है और ये नया ग्रुप इमर्ज होता है न्यू मिडिल क्लास। ये न्यू मिडिल क्लास जो है, इसमें पीजेंट्स थे, कुछ प्रोफेशनल्स, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट और कुछ बिजनेसमैन लोग थे जो एजुकेशन प्राप्त करके, हालांकि ये पीजेंट्स लोग गरीब थे, दूसरी तरफ अरिस्टोक्रेट अमीर लोग थे, लेकिन कुछ तो फर्क पड़ा उससे, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उससे, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था और ये पीजेंट्स जो है थोड़े से अच्छा, इनके पास पैसा आ गया था और एजुकेशन आ गई थी, जिसकी वजह से ये जागरूक हो गए और देशभक्ति की भावना इनमें आई। अब आता है यूरोप में एक नया लिबरल नेशनलिज्म। लिबरल नेशनलिज्म क्या है, सबसे पहले समझ लेते हैं कि लिबरल वर्ड का मीन क्या है। लिबर शब्द से बना है लिबरल, तो लिबर का मतलब होता है फ्री, यानी स्वतंत्र। अब जो लिबरल नेशनलिज्म आया, तो लिबरल लोग जो है वो क्या चाहते थे? लिबरल लोग चाहते थे फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, वैयक्तिक स्वतंत्रता की बात करते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए। लिबरल लोग चाहते थे इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून के समक्ष सभी बराबर हों, ऐसा लिबरल लोग चाहते थे। इकोनॉमिक स्फीयर में इनका मानना था, आर्थिक क्षेत्र में, क्योंकि आर्थिक बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए थे, तो आर्थिक क्षेत्र में इनका मानना था फ्रीडम ऑफ मार्केट्स दी जाए, मार्केट्स को बिल्कुल पूरी तरह से छूट दी जाए, स्वतंत्रता से व्यापार किया जाना चाहिए। दूसरा इनका मानना था कि एबोलिशन ऑफ द स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ कैपिटल एंड गुड्स। कैपिटल और गुड्स पर जो स्टेट ने रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर रखे हैं, जो प्रतिबंध लगा रखे हैं, वो प्रतिबंध खत्म किए जाएं। इनका मतलब था एंड ऑफ अरिस्टोक्रेसी। लिबरल चाहते थे अरिस्टोक्रेसी का एंड करना, जो अरिस्टोक्रेसी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद खत्म हो गई थी और फ्रांस डेमोक्रेटिक हो गया था। ये चाहते थे क्लर्जिकल प्रिविलेजेस को खत्म करना, कि किसी भी तरह के जो यूरोप में क्लर्जिकल प्रिविलेजेस है, जो स्टेट के आधार पर, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट में जो सोसाइटी बटा हुआ था, तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट को सोसाइटी में जो विशेष अधिकार थे वो नहीं दिए जाए, तो इनका भी वो चाहते थे कि ये खत्म हो जाना चाहिए। उसके साथ साथ लिबरल लोग चाहते थे कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए
जिसके अनुसार जो है वो सरकार चलेगी। ये सरकार यानी गवर्नमेंट जो चाहते थे, ये चाहते थे गवर्नमेंट बाय कंसेंट बने, ऐसी सरकार बने जो जनता के कंसेंट से बने, जनता अपनी सरकार चलाए। ये किसी भी तरह की ऑटोक्रेसी या मोनार्की के पक्ष में नहीं थे। हालांकि एक बात हमें भी जो समझ नहीं आ रही है इनकी, वो है वोटिंग राइट को लेकर। लिबरल्स लोग वोटिंग राइट तो चाहते थे, लेकिन वोटिंग राइट केवल प्रॉपर्टाइड पर्सन को चाहते थे कि केवल जिनके पास प्रॉपर्टी है उनको ही वोटिंग राइट दिया जाए, बाकी को वोटिंग राइट नहीं दिया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि ये वोटिंग राइट वुमेन के लिए यानी महिलाओं के लिए बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। तो ये तो था लिबरल नेशनलिज्म, और लिबरल्स लोग क्या चाहते थे, उनकी क्या डिमांड्स थी, जिसको लेकर के वो नेशनलिज्म स्प्रेड कर रहे थे, और ये लिबरल नेशनलिज्म जो है वो एक क्रांति बन गया। आगे बढ़ते हैं। 1815 जैसा थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि 1815 में वोटरलू का युद्ध हुआ, और वोटरलू के बैटल में रसिया, ब्रिटेन, फ्रांस और ऑस्ट्रिया, इन चारों ने मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया था और फ्रांस पे कब्जा कर लिया था। नेपोलियन बोनापार्ट जिसने अपने जीवन में बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी और फ्रांस के साम्राज्य को बहुत बड़ा साम्राज्य बना दिया था, अब ये युद्ध में हार गया। तो इस युद्ध में, वाटरलू के युद्ध में, ब्रिटेन, रसिया, ऑस्ट्रिया और पर्सिया जीत गए। अब ये चारों के चारों एक मीटिंग करते हैं, एक सभा करते हैं। इस मीटिंग को वियना कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, या इसको वियना ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है, वियना समझौता के नाम से जाना जाता है। यह समझौता इन चारों देशों के बीच में हुआ, और ये चारों देश यहाँ इकट्ठे हुए थे वियना में फॉर द सेटलमेंट ऑफ यूरोप। यूरोप के सेटलमेंट के लिए कि यूरोप का आगे का सेटलमेंट कैसा होगा, हम चारों डिसाइड करेंगे। और इस वियना ट्रीटी में इन्होंने कुछ निर्णय लिए। उनमें से नंबर 1 कि फ्रांस को डीमिलिटराइज कर दिया गया, जिससे कि फ्रांस भविष्य में कोई बड़ी ताकत नहीं बन पाए। दूसरा, इन देशों ने फ्रांस के बाउंड्रीज पर एक स्टेट की सीरीज स्थापित कर दी, जिससे कि भविष्य में फ्रांस की बाउंड्रीज आगे नहीं बढ़े, फ्रांस अपना विस्तार नहीं कर पाए। इसके अलावा इस फ्रांस के कुछ टेरिटरीज जो है वो पर्शिया को दे दिए गए, इसका कुछ हिस्सा पर्शिया ने ले लिया। इसके अलावा जब यहां से नेपोलियन का शासन खत्म हुआ, तो नेपोलियन से पहले यहाँ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक गवर्नमेंट चल रही थी, लेकिन उससे भी पहले अगर हम बात करें तो फ्रांस में मोनार्की था लुइस 16 के नेतृत्व में। तो वो बारबून डायनेस्टी के थे, और दोबारा से 1815 में बारबून डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया गया और यहाँ मोनार्की स्थापित कर दी गई। तो फ्रांस में इस तरह से मोनार्की स्थापित हो गई। और क्या किया गया इस ट्रीटी के दौरान? नेपोलियन ने जो चेंजेस किए थे, नेपोलियन ने बहुत सारे बदलाव किए थे। नेपोलियन ने जो बदलाव किए थे उन सबको अंडू कर दिया गया, सबको खत्म कर दिया गया। फ्रांस जैसा पहले था मोनार्की शासन में, वैसे ही सारे रूल पहले वाले लागू कर दिए गए। तो जो नेपोलियन के चेंजेस थे वो सब अंडू हो गए। हाँ, इतना जरूर रहा कि नेपोलियन ने 39 स्टेट का एक कॉन्फेडरेशन बनाया था। नेपोलियन ने 39 स्टेट का एक कॉन्फेडरेशन बनाया था, उसे अनटच्ड छोड़ दिया, उसे नहीं छेड़ा गया। बाकी इतने सारे बदलाव जो है वो इन्होंने वियना ट्रीटी में या वियना कांग्रेस में रसिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन और पर्शिया ने मिलकर कर दिए। तो ये तो था वियना ट्रीटी। रेवोल्यूशनरीज में हम बात करेंगे जूसेपे मैज़ीनी की। जूसेपे मैज़ीनी जिनका जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ था। इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी को ज्वाइन किया जिसे कार्बोनारी कहते हैं। कार्बोनारी नाम के संगठन में ज्वाइन हो गए। ये एक सीक्रेट सोसाइटी था। उस टाइम पर यूरोप में सीक्रेट सोसाइटी बन गए थे, क्योंकि 1815 के बाद, नेपोलियन के बाद फ्रांस में दोबारा से कंजर्वेटिव शासन स्थापित हो गया था। और कंजर्वेटिव शासन स्थापित होने के बाद में अब लिबरल लोगों के लिए, क्रांतिकारियों के लिए कोई जगह नहीं थी। इसलिए क्रांतिकारियों ने गुप्त रूप से संगठन बनाए, और एक संगठन चल रहा था कार्बोनारी नाम का, जिसका मेंबर जूसेपे मैज़ीनी बन गया। बाद में जूसेपे मैज़ीनी ने खुद यंग इटली और यंग यूरोप जैसे संगठन खुद ने बनाए, और एक क्रांतिकारी के रूप में लगातार
इटली के यूनिफिकेशन के लिए काम करते रहे, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। हालांकि ये इसमें सफल नहीं हो पाए, लेकिन इन्होंने इटली के यूनिफिकेशन के लिए लंबे समय तक काम करते रहे। अब बात करते हैं एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 टू 1848। 1830 से 1848 का जो टाइम है, ये क्रांतियों का युग कहा जाता है। और इनमें सबसे पहले हम बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस में 1815 में जो शासन स्थापित हुआ था, कंजर्वेटिव शासन लुइस फिलिप के नेतृत्व में, लिबरल लोगों ने उस शासन को उखाड़ फेंका। लिबरल लोगों ने अपना शासन स्थापित कर दिया। जैसा लिबरल लोग अपना डेमोक्रेटिक शासन चाहते थे, वैसा शासन फ्रांस में इन्होंने क्रांतियों के द्वारा स्थापित कर दिया। और फ्रांस के जो रूलर थे लुइस फिलिप, ये देश छोड़कर भाग गए। उस टाइम पर ड्यूक मेटरनिक जो ऑस्ट्रिया के एक चांसलर हुआ करते थे, जिन्होंने वियना जो ट्रीटी हुई 1815 में, ये उसका होस्ट करने वाला व्यक्ति था। उस ट्रीटी को होस्ट किया था ड्यूक मेटरनिक ने मैजिनी के बारे में भी कहा था कि मैजिनी जो है वो हमारे सोसाइटी के लिए डेंजरस व्यक्ति है। बहुत बड़ा खतरा बताते थे ड्यूक मेटरनिक मैजिनी को सोसाइटी के लिए। ड्यूक मेटरनिक ये भी कहता था, व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी फ्रांस में कोई एक्टिविटी होती है, जब भी फ्रांस में कोई क्रांतिकारी गतिविधि होती है, तो पूरे यूरोप को ये कपकपी लग जाती है कि फ्रांस में हो गया तो यहां भी होगा। क्योंकि ये जब फ्रांस में 1789 में क्रांति हुई, तो उस क्रांति की लहर पूरे यूरोप में फैल गई और ये नेशनलिज्म फिर पूरे यूरोप में आया फ्रांस से निकलकर। तो पूरे फ्रांस के सभी जितने भी वहां मोनार्की थे, जितने भी राजा थे, उन सबको ये डर होता था कि फ्रांस में कोई भी घटना हुई तो तुम नहीं बचोगे। इसलिए ड्यूक मेटरनिक फ्रांस के बारे में कहता था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो इस प्रकार से 1830 में फ्रांस में लिबरल रूल दोबारा से स्थापित हो गया। अब बात करते हैं अगले देश की, वो है बेल्जियम। अब फ्रांस को देखकर बेल्जियम भी इंडिपेंडेंट होना चाहता था। ये भी चाहता था कि हमारे अंदर भी एक डेमोक्रेटिक रूल स्थापित हो जाए। तो बेल्जियम के लोगों ने भी क्रांति कर दी, क्योंकि उस टाइम पे बेल्जियम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड के अंडर में था। बेल्जियम पर यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड का कब्जा था। तो बेल्जियम के लोगों ने फ्रांस को देख करके क्रांति कर दी और बेल्जियम जो है वो नीदरलैंड से अलग हो गया। अगला जो देश है वो है ग्रीक। ग्रीक जो है वो उस टाइम पर ओटोमन अंपायर के अंडर में था। ग्रीक ओटोमन अंपायर के अंडर में था। क्रांतियों का युग चल रहा था। ग्रीक के लोग भी चाहते थे कि हम भी आजाद हो जाएं ओटोमन अंपायर से, और उन्होंने स्ट्रगल स्टार्ट किया 1821 में। ये आजादी की लड़ाई, इंडिपेंडेंस के लिए ग्रीक लोगों ने 1821 में स्ट्रगल स्टार्ट किया। ग्रीक लोगों को ग्रीक से ही नहीं, आउट ऑफ ग्रीक, अपने देश से जो बाहर के लोग हैं उनका भी सपोर्ट मिला। जैसे सपोर्ट फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप के लोगों ने भी सपोर्ट दिया, क्योंकि ग्रीक जो सिविलाइजेशन है ये वर्ल्ड की एंशिएंट सिविलाइजेशन में से एक है। तो पूरे यूरोप के लोग जो हैं वो इस सिविलाइजेशन को रेस्पेक्ट करते थे। तो एंशिएंट सिविलाइजेशन होने के नाते लोग इसको रेस्पेक्ट करते थे। तो ग्रीक को इसका भी बेनिफिट मिला और वेस्ट यूरोप से सपोर्ट मिला। और 1832 में एक समझौता होता है, ट्रीटी होती है कॉन्स्टेंटिनोपल की जो संधि होती है 1832 में, उसमें ग्रीक को इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया जाता है। इस प्रकार से फ्रांस, बेल्जियम और ग्रीक तीनों अलग नेशन स्टेट बन गए, जो कभी अलग अलग तरह के शासन के अंतर्गत आते थे। ग्रीक के लिए आप प्रयास देखिए आप लॉर्ड बैरोन का। लॉर्ड बैरोन जो थे एक यूरोप के पोएट थे, कवि थे। ग्रीक कल्चर से इतना प्रेम था इनको कि लॉर्ड बैरोन ने ग्रीक के इंडिपेंडेंस वॉर के लिए, जो वॉर ग्रीक कर रहा था इंडिपेंडेंस के लिए, उस वॉर के लिए लॉर्ड बैरोन ने फंड इकट्ठा किया यूरोप में और युद्ध
के लिए फंड इकट्ठा करके फंड लेकर भी गए और खुद जाकर युद्ध लड़ा। एक पोएट ग्रीक की आजादी की लड़ाई में खुद जाता है, फंड इकट्ठा करके, पैसा इकट्ठा करके जनता से लेके जाता है और खुद लड़ता है। लेकिन अफसोस की वह व्यक्ति 1824 में फीवर की वजह से डेड हो जाता है, फीवर की वजह से उनकी मौत हो जाती है। लेकिन ये बहुत बहादुरी का काम किया लॉर्ड बैरोन ने, जो ग्रीक के युद्ध में लड़ने के लिए चले गए थे कवि होते हुए। अगला टॉपिक है अपना रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स। रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स में बात करें तो रोमांटिसिज्म हमारे सामने आता है। रोमांटिसिज्म क्या है? रोमांटिसिज्म एक कल्चरल मूवमेंट है। भाई नेशनलिज्म को लोगों में स्प्रेड करना है तो नेशनलिज्म को स्प्रेड करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, और उन तरीकों में से एक तरीका है फोक सॉन्ग्स, फोक डांस, स्टोरी, आर्ट, पोएट्री के माध्यम से लोगों तक राष्ट्रवादी भावनाओं को पहुंचाया जाए। लोगों के दिल में, लोगों की आत्मा में उतर के ये सॉन्ग्स, ये डांस, ये स्टोरी, ये आर्ट, ये पोएट्री राष्ट्रभक्ति की भाव जगाए। इसी को ही हम रोमांटिसिज्म कहते हैं। रोमांटिसिज्म में लैंग्वेज ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि लैंग्वेज से लोगों को बड़ा प्रेम होता था, और लैंग्वेज से प्रेम होने के कारण लोगों ने अपनी ही भाषा में अपने जो लोक नृत्य, लोकगीत जो भी रहे, लोक कहानी, कविताएं जो है, उनके माध्यम से प्रचार प्रसार किया नेशनलिज्म का। और एक जर्मन राइटर है जॉन गॉट फ्रायड, जॉन गॉट फ्रायड, उन्होंने कहा था कि ट्रू कल्चर फाउंड इन पीपल्स, ट्रू कल्चर लोगों में पाया जाता है, और ट्रू कल्चर लोगों में पाया जाता है तो ट्रू कल्चर इसके माध्यम से, सॉन्ग्स, डांस, स्टोरी, आर्ट और पोएट्री के माध्यम से ही जनता के अंदर जो है वो ले जाया जा सकता है। और एंड ऑफ 18th सेंचुरी का एक एग्जाम्पल है यहाँ कि लैंग्वेज ने किस तरह से रोल प्ले किया। एंड ऑफ 18th सेंचुरी में पोलैंड पर रसिया का कंट्रोल हुआ करता था, तो रसिया ने क्या किया कि पोलैंड के स्कूलों में पोलिश लैंग्वेज को खत्म करके रसियन लैंग्वेज लागू कर दिया। लेकिन पोलैंड के जो अपनी भाषा से प्यार करने वाले लोग थे, उन्होंने पोलिश भाषा को नहीं छोड़ा और उन्होंने विद्रोह कर दिया। हालांकि उस विद्रोह को 1831 में सप्रेस कर दिया गया था, लेकिन भाषा के लिए यह विद्रोह दर्शाता है कि वो लोग अपनी भाषा से कितना प्यार करते थे। आगे बढ़ते हैं, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ? जर्मनी जो है कोई एक साम्राज्य नहीं था, जर्मनी कोई एक एम्पायर नहीं था, ये छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड था, छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड था। लेकिन जर्मनी को यूनाइट करने के लिए, यूनिफाई करने के लिए बहुत सारे लोगों ने प्रयास किए। जर्मनी को यूनिफाई करने के प्रयास जो है वो 1815 में स्टार्ट हो गए थे, लेकिन ये प्रयास लगातार धीरे धीरे जो लिबरल नेशनलिस्ट थे वो अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटी के माध्यम से कर रहे थे। 1834 में जोल्वेरेन की स्थापना होती है। जोल्वेरेन एक कस्टम यूनियन है, जोल्वेरेन एक कस्टम यूनियन है जिसकी स्थापना 1834 में होती है। इनिशिएटिव ऑफ पर्शिया, पर्शिया की पहल पर इसकी स्थापना होती है। पर्शिया ने इसे स्थापित करने के पीछे कुछ कारण बताए, और वो कारण था जर्मनी का यूनिफिकेशन ही, कि अलग अलग जो स्टेट हैं उन सबकी एक कॉमन आइडेंटिटी बनाई जाए, जिससे कि सारे एक साथ मिलकर आ जाए। तो जोल्वेरेन कस्टम यूनियन बना करके एबोलिश्ड टैरिफ बैरियर्स, जो टैरिफ बैरियर्स लगे हुए थे वो खत्म कर दिए। जैसा कि हमने अपनी बुक में पढ़ा था कि अगर न्यूरेमबर्ग से न्यू हैम्पशायर अगर जाया जाए तो 11 कस्टम ड्यूटी लगते हैं, 11 कस्टम ड्यूटीज लगते हैं। यानी कोई ट्रेडर अगर न्यूरेमबर्ग से न्यू हैम्पशायर जाएगा तो उसको 11 जगह पर टैक्स देना पड़ेगा, 11 जगह कस्टम ड्यूटीज हैं। तो और हर बार उसे अपना जो टोटल है प्रोडक्ट उसका 5% टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर कोई व्यक्ति इस तरह से ट्रेड कर रहा है तो उसे बहुत सारा पैसा जो है, बहुत सारा प्रोडक्ट जो है अपना टैक्स के रूप में ही देना पड़ेगा। तो ये
जो बैरियर्स थे, टैरिफ बैरियर, ये बड़ा परेशान कर रहे थे। तो जोल्वेरोइन बना करके, ये कस्टम यूनियन बना करके ये टैरिफ बैरियर्स खत्म कर दिए गए। एक और जो समस्या थी वो समस्या थी करेंसीज की, कि उस टाइम पे जर्मनी स्टेट्स में अलग अलग स्टेट में अपनी अलग अलग करेंसी हुआ करती थी। जोल्वेरोइन कस्टम यूनियन बनाकर इन करेंसीज की संख्या जो 30 हुआ करती थी 30 से 2 कर दी, यानी करेंसीज की संख्या को भी रिड्यूस कर दिया गया, कम कर दिया गया। जोल्वेरोइन ने एक और काम किया, वो था स्प्रेड नेशनलिस्ट फीलिंग्स इन जर्मन स्टेट। जर्मन स्टेट में राष्ट्रवादी भावनाओं को फैलाने में इस कस्टम यूनियन ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब बात करते हैं हम फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की। जो ये पार्लियामेंट फ्रैंकफर्ट में हुई, लिबरल नेशनलिस्ट लोग जो जर्मन स्टेट्स के लिबरल नेशनलिस्ट लोग हैं, ये जर्मन को यूनिफाई करना चाहते हैं और इन्होंने जर्मन कॉन्फेडरेशन को यूनाइट करने के लिए, जर्मनी को एक नेशन स्टेट बनाने के लिए एक फ्रैंकफर्ट में पार्लियामेंट की। और ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट एक चर्च में हुई। उस चर्च का नाम था सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट होती है। इस पार्लियामेंट में जो 18 मई 1848 को होती है, 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। और ये लोग उस पार्लियामेंट में जर्मनी के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करते हैं। हालांकि ये सफल नहीं हो सका, क्योंकि यहाँ पे जो पीजेंट्स थे, जो वर्कर्स थे, उनकी डिमांड्स को इसमें नहीं रखा गया, इसलिए वो इससे वॉकआउट कर गए। उन्होंने अपना सपोर्ट वापस ले लिया और ये जो फ्रैंकफर्ट में पार्लियामेंट हुई, ये जो मीटिंग हुई, ये सफल नहीं हो सके। हालांकि ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। इन्होंने वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन तो बना लिया और कॉन्स्टिट्यूशन बना करके ये पहुंचे पर्शिया के किंग के पास। अब आप ये मत सोचना कि ये तो जर्मनी में है और ये पर्शिया के किंग के पास क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ये जर्मन स्टेट जो है, छोटे छोटे स्टेट, तब कोई जर्मनी देश का नामो निशान ही नहीं था। छोटे छोटे जर्मन स्टेट थे और ये सब पर्शिया के अंडर में आते थे। इसलिए तो ये लोग जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में है, ये गए पर्शिया के किंग के पास। उस टाइम पर पर्शिया के किंग थे विलियम फोर्थ। कौन थे किंग? फ्रेडरिक विलियम फोर्थ। फ्रेडरिक विलियम फोर्थ के पास गए कि हमने ये जर्मन नेशन के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया है और जर्मन स्टेट्स को मिलाकर हम एक करके और ये कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया है। इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल हमने बनाए हैं, ये रूल लागू होंगे और आप भी रहोगे। इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, राजा भी रहेगा और कॉन्स्टिट्यूशन भी रहेगा। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन होने से राजा की पावर कम हो जाती है और कोई भी राजा नहीं चाहेगा कि उसकी पावर कम हो। इसलिए विलियम फोर्थ ने, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ जो किंग है पर्शिया के, उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन मानने से मना कर दिया और इसको मोनार्की और मिलिट्री के पावर से इसको सप्रेस कर दिया। यानी अपनी खुद की मिलिट्री थी उसके पास और इनके पास मिलिट्री थी लार्ज लैंड ओनर्स की। उन्होंने इस मूवमेंट को, जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर ले गए थे, 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, जो चर्च सेंट पॉल में हुई थी, ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उनका बेकार साबित हुआ, क्योंकि फ्रेडरिक विलियम फोर्थ ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया और इसे मिलिट्री के दम पर दबा दिया गया। तो ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो हुआ, ये अधिवेशन, ये सेशन, ये भी फेल हो गया, इसका कोई रोल नहीं रहा। लेकिन लिबरल नेशनलिस्ट लगातार अपनी गतिविधियों को बढ़ाए हुए थे और ये गतिविधियां पूरे यूरोप में फैल रही थी। अब धीरे धीरे पर्शिया के जो किंग थे, उनको समझ में आने लगा कि भाई ये जब पूरे यूरोप में ही लिबरल नेशनलिस्ट अपना डेमोक्रेटिक रूल स्थापित कर रहे हैं, तो हम भी नहीं बच पाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, क्यों ना हम खुद ही जो जर्मनी है इसका यूनिफिकेशन करें। तो यहाँ के जो किंग थे, पर्शिया के किंग, उन्होंने अपने मंत्री ओटो वन बिस्मार्क को बुलाया कि भाई बिस्मार्क, ऐसा करो, जर्मनी का हम यूनिफिकेशन करेंगे, जो जर्मन स्टेट है छोटे छोटे, उन सबको एक कर दिया जाए, क्योंकि जर्मन स्टेट सब पर्शिया के अंडर में ही आते हैं। तो ओटो वन बिस्मार्क जो है, इसे आर्किटेक्ट ऑफ जर्मनी कहा जाता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट रोल है
ओटो वन बिस्मार्क का जर्मनी के यूनिफिकेशन में। ओटो वन बिस्मार्क ने अपनी जो पर्शियन आर्मी थी उसकी हेल्प से और ब्यूरोक्रेसी की हेल्प से जर्मनी के यूनिफिकेशन को पूरा करने में कामयाबी हासिल की। जो बिस्मार्क थे इनकी अपनी एक पॉलिसी थी, अपनी एक नीति थी जिसको आयरन एंड ब्लड पॉलिसी कहा जाता है। आयरन एंड ब्लड पॉलिसी के तहत ओटो वन बिस्मार्क जो चीफ मिनिस्टर थे पर्शिया के, इन्होंने जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट किया। इस दौरान इन्होंने क्या किया, इन्होंने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस, इन 3 देशों के साथ 7 साल में 7 इयर्स में 3 ये युद्ध जीते और इन तीनों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया। और इस तरह से 3 युद्ध जीतने के बाद ओटो वन बिस्मार्क ने 7 साल के अंदर जर्मनी के यूनिफिकेशन को कंप्लीट कर दिया गया और एट लास्ट जनवरी 1871 को जर्मनी यूनिफाइड हो गया। जब जर्मनी यूनिफाइड हुआ तो यूनिफाइड जर्मनी का किंग बनाया गया जो पर्शिया के किंग थे। अब इस टाइम पे पर्शिया के किंग हैं केसर विलियम फर्स्ट, केसर विलियम फर्स्ट। अब ये मत सोचना कि यहां तो 4th था, अब यहां फर्स्ट कैसे आ गया, क्योंकि इसकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए उस जल्दी मृत्यु होने की वजह से उस टाइम पर केसर विलियम फर्स्ट जो है वो किंग थे और यही फिर यूनिफाइड जर्मनी के राजा बने। तो ये तो था जर्मनी का यूनिफिकेशन, जिसमें जोल्वेरोइन का भी थोड़ा सा रोल रहा है, जिसमें फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का भी रोल रहा है जो लिबरल नेशनलिस्ट लोग थे, और ओटो वन बिस्मार्क का भी रहा है। अगला टॉपिक है अपना यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली के यूनिफिकेशन में जूसेपे मैज़िनी, जूसेपे गैरिबाल्डी, कैंट डी कैमिलो कावूर, ये 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है। मैज़िनी के बारे में जैसा हम थोड़ी देर पहले पढ़ा, मैज़िनी का जन्म 1807 में जिनोवा में हुआ था। उन्होंने घोषणा की थी, ही प्रोक्लेम्ड दैट इटली इज अ नेशन एंड मस्ट बी नेशन। इटली इज अ नेशन एंड मस्ट बी नेशन, ये घोषणा मैज़िनी ने की थी, जूसेपे मैज़िनी ने। जूसेपे मैज़िनी जो है वो 24 इयर्स की एज में एक बार जेल भी चले गए थे। ये वही व्यक्ति है जिन्होंने यंग इटली, यंग यूरोप जैसी 2 सीक्रेट सोसाइटीज स्थापित की थी। अब बात करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली की। तो इटली उस टाइम पर 7 स्टेट्स में डिवाइड था। जिस तरह से हमने पढ़ा कि जर्मनी छोटे छोटे स्टेट में डिवाइड था, वैसे ही इटली भी छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड था। इटली का जो एक छोटा सा पार्ट था सार्डिनिया पीडमांट, सार्डिनिया पीडमांट पर ही इटालियन प्रिंसली हाउस का कब्जा था। इटालियन प्रिंसली हाउस यहाँ रूल कर रहा था सार्डिनिया पीडमांट में। बाकी इटली के जो ये अलग अलग पार्ट है इन पे अलग अलग राजा राज कर रहे थे और यहाँ पे तो पॉप का राज हुआ करता था इटली के सेंटर में। अब बात करते हैं कावूर की कि कावूर का क्या रोल रहा इटली के यूनिफिकेशन में। कैंट कैमिलो डी कावूर सार्डिनिया पीडमांट के चीफ मिनिस्टर थे और इनको जिम्मेदारी दी गई किंग के द्वारा, विक्टर इमैनुअल सेकंड के द्वारा, इटली के यूनिफिकेशन की। कावूर ने एक डिप्लोमेटिक ट्रीटी की फ्रांस के साथ 1858 में। यानी 1858 में फ्रांस जो उस टाइम पे ताकतवर था उसके साथ इसने एक संधि कर ली, एक समझौता कर लिया। अब इटली को और भी फायदा हो गया कि दूसरों के साथ अगर युद्ध करेंगे तो फ्रांस का सपोर्ट मिलेगा और ऐसा ही हुआ भी। अगले ही साल 1859 में सार्डिनिया पीडमांट ने ऑस्ट्रिया पे हमला कर दिया और ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिया विद द हेल्प ऑफ फ्रांस। सार्डिनिया पीडमांट को हेल्प की फ्रांस ने और ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिया। ऑस्ट्रिया हार गया तो ऑस्ट्रिया ने अपना जो लोम्बार्डी पार्ट था, लोम्बार्डी जो एरिया था, वो सार्डिनिया पीडमांट को दे दिया। यानी सार्डिनिया पीडमांट को ये एरिया जो ऑस्ट्रिया के पास था लोम्बार्डी, ये मिल गया। इसके बाद धीरे धीरे उसके पास मोडेना, पर्मा और टस्कैनी, ये वाले एरियाज भी इटली के पास इसी तरह से आते चले गए।
इसके बाद बात करते हैं हम गैरीबाल्डी की। जूसेपे गैरीबाल्डी। जूसेपे गैरीबाल्डी जो है ये एक बहुत ही इटली का ग्रेट रेवोल्यूशनरी था, बड़ा क्रांतिकारी था। इसने अपनी एक वॉलेंटियर पार्टी बनाई थी, खुद ने वॉलेंटियर्स की पार्टी बनाई, खुद की एक आर्मी हुआ करती थी जिसे रेड शर्ट्स के नाम से जानते थे। इसने 1860 में 1860 में इसने नेपल्स और सिसिली एरिया को कब्जा करके सार्डिनिया पीडमांट में मिला लिया। इस प्रकार से सार्डिनिया पीडमांट का एरिया और पावर दोनों बढ़ गए। अगला व्यक्ति है विक्टर इमैनुअल सेकंड। विक्टर इमैनुअल सेकंड उस टाइम पे इटली के किंग हुआ करते थे और इसने विक्टर इमैनुअल सेकंड जो है वो 1861 में इटली के किंग बने थे। 1870 में एक वॉर छिड़ गया था फ्रांस और पर्शिया के बीच में। 1870 में वॉर हुआ किसके बीच में? फ्रांस और पर्शिया के बीच में। हालांकि इटली का इसमें कोई रोल नहीं था, लेकिन इटली ने इस एडवांटेज का फायदा उठाया कि फ्रांस और पर्शिया में वॉर चल रहा है, तो इस दौरान रोम पर कब्जा कर लिया और रोम पर कब्जा करके रोम को सार्डिनिया पीडमांट में मिला लिया और इस प्रकार से ये अलग अलग क्षेत्र सार्डिनिया पीडमांट में मिलते गए और फिर ये पूरा इटली जो है वो यूनिफाइड हो गया 1870 में। 1870 में जैसे ही इटली का यूनिफिकेशन हुआ और यूनिफाइड इटली का किंग बनाया गया विक्टर इमैनुअल सेकंड को। तो इस तरह से इटली भी एक यूनिफाइड नेशन स्टेट बन गया। विजुअलाइजिंग द नेशन, नेशन को विजुअलाइज करना। इन द 18th एंड 19th सेंचुरी, 18th और 19th सेंचुरीज में आर्टिस्ट के द्वारा नेशन को पर्सनिफाइड किया जाने लगा था, यानी देश को, किसी भी कंट्री को एक पर्सन के रूप में दिखाया जाने लगा था, जिससे कि नेशनलिस्ट फीलिंग्स को, नेशनलिज्म को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड किया जा सके। ये जो पर्सनिफाइड किया गया, इसमें दीज वर फीमेल फिगर्स बनाई गई और ये फीमेल फिगर्स किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया को ले तो इंडिया के लिए, इंडिया को जब पर्सनिफाइड किया गया तो इंडिया के लिए जो फीमेल फिगर बनाई गई वो बनाई गई भारत माता। ये कंट्री को पर्सनिफाइड किया गया है। रियल में भारत माता नाम की कोई औरत इस दुनिया में पैदा नहीं हुई और ना ही है, लेकिन नेशनलिस्ट फीलिंग्स को स्प्रेड करने के लिए इस तरह के फिगर्स जो है वो बनाए गए और ये फिगर्स ही किसी देश की एलेगरी बन गई। जैसे फ्रांस की एलेगरी थी मेरियान, जर्मनी की थी जर्मेनिया। तो मेरियान और जर्मेनिया के माध्यम से फ्रांस और जर्मनी में नेशनलिज्म को स्प्रेड किया गया। तो इस प्रकार से किसी भी नेशन को विजुअलाइज किया गया। अगला टॉपिक है अपना स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अब देखिए ब्रिटेन का जो एक विचित्र केस है, इसमें क्या कहानी है कि जैसा दूसरे देशों में हुआ, जैसा हमने इटली में देखा, जर्मनी में देखा और यूरोप, फ्रांस में देखा, ग्रीक में देखा, बेल्जियम में देखा और बहुत सारे कंट्रीज यूरोप के जिनमें रेवोल्यूशन हुआ, क्रांतियां हुई और डेमोक्रेसी स्थापित हुआ, रिपब्लिक हुआ, ऐसा ब्रिटेन में नहीं हुआ। ब्रिटेन में एक लंबा और स्लो प्रोसेस चलता रहा। ब्रिटेन में 1688 में जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड में पहले पावर मोनार्की के पास हुआ करती थी, सारी पावर मोनार्की के पास, यानी यहाँ भी राजा का शासन था जब यूरोप के लगभग सभी देशों में था, तो इंग्लैंड में भी था। इंग्लैंड में 1868 में रेवोल्यूशन हुआ और यहाँ मोनार्की से पावर पार्लियामेंट ने सीज कर ली। अब मोनार्की से पावर पार्लियामेंट के पास आ गई इंग्लैंड में। धीरे धीरे लिबरल आइडियाज, नेशनलिस्ट आइडियाज यहाँ स्प्रेड होते रहे और 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन बनता है, एक समझौता होता है, एक्ट ऑफ यूनियन इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में, जिसमें स्कॉटलैंड और इंग्लैंड दोनों को मिला दिया जाता है, दोनों कंबाइंड हो जाते हैं, यूनियन बन जाती है दोनों की, जिसे हम यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जानते हैं। 1707 से पहले इंग्लैंड अलग कंट्री हुआ करता था, यदि अलग मोनार्की कंट्री था और स्कॉटलैंड अलग था। लेकिन एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के बाद में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मिलकर के यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन बना लेते हैं। अब धीरे धीरे
यहाँ स्कॉटलैंड में भी इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश कल्चर डोमिनेंट रही है, क्योंकि इंग्लिश लोग जो हैं ये ज्यादा पावरफुल थे, ज्यादा ताकतवर थे, इनके पास पैसा भी ज्यादा था, क्योंकि इनका कॉलोनीज ज्यादा थी और इनका ट्रेड ज्यादा था। इसकी वजह से इंग्लिश जो है ये स्कॉटलैंड पर डोमिनेट रहे हैं। और धीरे धीरे इन्होंने अपने पैर पसारे आयरलैंड की तरफ। अब ये चाह रहे हैं कि आयरलैंड भी अपनी तरफ हो जाए, तो इन्होंने देखा कि आयरलैंड में जो क्रिश्चियंस हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड हैं, एक तो कैथोलिक्स हैं और दूसरे हैं प्रोटेस्टेंट। जो कैथोलिक्स क्रिश्चियंस हैं ये मेजोरिटी में है, इनकी संख्या ज्यादा है। जो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस हैं ये है माइनॉरिटी में, इनकी संख्या कम है। तो इंग्लैंड ने क्या किया, इंग्लैंड मतलब अभी जो ग्रेट ब्रिटेन बन गया है, यूनाइटेड किंगडम बन गया है, इसने क्या किया कि इसने आयरलैंड के माइनॉरिटी को सपोर्ट किया, प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट किया, क्योंकि माइनॉरिटी जो है वो इस मेजोरिटी से शायद परेशान था। तो जब इनको सपोर्ट मिला, प्रोटेस्टेंट्स को ग्रेट ब्रिटेन का सपोर्ट मिला, तो इनकी ताकत कमजोर पड़ गई और धीरे धीरे करके, यहाँ कोई क्रांति नहीं हुई है, यहाँ धीरे धीरे अपनी लैंग्वेज को, अपनी कल्चर को ब्रिटिशर्स यहाँ पे स्प्रेड करते रहे और धीरे धीरे करके 1801 में पूरी तरह से आयरलैंड पे भी कब्जा कर लिया और आयरलैंड को भी ग्रेट ब्रिटेन में मिला लिया गया। तो इस प्रकार से और एक और पार्ट था वेल्स। वेल्स जो है वो पहले से ही इंग्लैंड के डोमिनेंट में था। तो इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड, ये चारों मिलकर के बनाते हैं ग्रेट ब्रिटेन। तो इस प्रकार से ब्रिटेन का जो है वो एक स्ट्रेंज केस था। इस तरह से ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हुआ। नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी में जैसा नेशनलिज्म हमने फर्स्ट हाफ में देखा, फर्स्ट हाफ में जो नेशनलिज्म था वो वाला अब लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी में नहीं रहा। ये नेशनलिज्म अब इंपीरियलिज्म में बदल चुका था कि अब जो देश बने थे वो सभी देश अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे, अपना जो एरिया है उसको बढ़ाना चाहते थे। और यहाँ एक रीजन है बाल्कन रीजन। बाल्कन रीजन, बाल्कन रीजन वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे जो स्टेट हैं वो बने हुए थे। तो अलग अलग छोटे छोटे स्टेट यहाँ रूल कर रहे थे। इनकी एक विशेषता ये थी कि इन सभी का अपना एक एथनिक ग्रुप था, अलग अलग एथनिक ग्रुप, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले थे, ये अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले थे ये लोग। इसका मतलब इन बाल्कन रीजन में जो छोटे छोटे स्टेट थे इनमें कोई कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी और ये छोटे छोटे स्टेट भी एक दूसरे से बड़े चिढ़ते थे, एक दूसरे से बड़े परेशान थे और ये एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे। एक दूसरे पर अटैक करने का रीजन है कि सब अपने अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे। एक बहुत बड़ा क्षेत्र बाल्कन रीजन का ओटोमन अंपायर में आता था। किसमें? ओटोमन अंपायर में। लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि ओटोमन अंपायर ने अपने अंदर कुछ रिफॉर्म किए और उन रिफॉर्म की वजह से ओटोमन अंपायर जो है वो धीरे धीरे ब्रेक होने लगा, धीरे धीरे टूटने लगा। इट मीन्स ओटोमन अंपायर की पावर कमजोर हो गई और यहाँ जो ये छोटे छोटे स्टेट थे ये और इंडिपेंडेंट हो गए। दूसरा, यूरोप में जो और दूसरे देश थे, जो बड़ी ताकतें थी, वो अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे, ज्यादा से ज्यादा कॉलोनी बनाना चाहते थे। तो वो यहाँ आकर इन छोटे छोटे जो बाल्कन रीजन के स्टेट हैं इन पर आकर के हमला कर रहे थे और इन पे कब्जा कर रहे थे। अब ये देश जो दूसरे यूरोपियन देश हैं, जो बड़ी पावर्स हैं, जो यहाँ बाल्कन रीजन में आकर कब्जा करना चाहते हैं, अब ये आपस में लड़ने लगे। आपस में लड़ने लगे। इस बाल्कन रीजन में तो पहले ही टेंशन बहुत ज्यादा थी, ये आपस में लड़ रहे थे। इनका एथनिक ग्रुप अलग है, लैंग्वेज अलग है, इनका कल्चर अलग है। ओटोमन अंपायर भी टूटने लगा। तो अब ये एक बहुत ही बड़ा टेंस एरिया क्रिएट हो गया और यूरोप के जो बड़े देश हैं वो यहाँ आपस में लड़ने लगे। इसकी वजह से एक सीरीज ऑफ वॉर शुरू हो गई और ये सीरीज ऑफ वॉर जो है एट लास्ट, सीरीज ऑफ वॉर जो है एट लास्ट वर्ल्ड वॉर के रूप में बदल गई और लास्ट में हो गया फिर वर्ल्ड वॉर।